अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना ये आपकी रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से। जिसने अगर पढ़ा है तो उसको रिलेट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, पर फिर भी इस वीडियो के अंदर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये अपना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं देखना। आपको जो चीज़ ध्यान देनी है वो है कि ये क्या है। ठीक है। तो देखो बात कुछ ऐसी है, डेल्टा जी से कहानी शुरुआत होती है और इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स एनर्जी। क्या कहते हैं? गिब्स एनर्जी। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ठीक। इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो ना एक लाइन, तो मैं बोलूँगा एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। होने को तो मैंने ऐसे शॉर्ट में यहाँ लिख दिया, पर ना इसके मतलब बहुत गहरे हैं कि फ्री क्यों बोल रहे हैं, यूजफुल वर्क क्या है, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डीप में समझने के लिए आपको समझना होगा कि भाई दो तरह के एक्शन होते हैं। ऐसे एक्शन जो अपने आप हो जाएं उन्हें स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और ऐसे एक्शन जो अपने आप ना हो उनको करने के लिए हमें कुछ खुद से कुछ करना पड़े उसे नॉन स्पॉन्टेनियस एक्शन कहते हैं। स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पे आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्शन के एग्जांपल दीजिए, जैसे ब्रीदिंग। सो रहे हैं हम, कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है पर फिर भी ब्रीथ कर रहे हैं। हार्ट बीट। ठीक। स्नीजिंग भी हो सकता है, पर स्नीजिंग को हम हल्का फुल्का कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं, पर रोकना मत, पसलियाँ टूट जाएंगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस एक्शन के एग्जांपल क्या होंगे आपके? ये तो सारे ही काम पढ़ाई करनी पड़ती है, खुद से कहाँ होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे एक्शन जिन्हें हम खुद से करेंगे, यानी कि उन्हें करने की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद से नहीं हो सकते, उसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस एक्शन। और जो अपने आप हो जाते हैं उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एक्शन। फन वे में समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो, रील खोली आधे घंटे तक स्क्रॉल करते रहे, वो हो गया आपका स्पॉन्टेनियस एक्शन। बट वैसे ही रील बंद करने के बाद पढ़ाई करने की बारी आई तो वो हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस एक्शन। इतनी बात आपको होप करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ को अगर मैं रिएक्शन के अंदर लिख के लाऊं तो ऐसी ही केमिकल रिएक्शन भी होती हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होती हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। समझ गए? ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, रिएक्टेंट से क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है। हमें उसमें एक्सटर्नली कुछ एनर्जी ना देनी पड़े, ये नहीं कि मैं उसको हीट कर रहा हूँ, नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने पतीले में चाय डाली, मतलब चाय पत्ती डाली, दूध वगैरह डाला, हीट किया उसे, मैंने बाहर से एनर्जी दी, तो वो स्पॉन्टेनियस एक्शन नहीं है। चाय का बनना स्पॉन्टेनियस एक्शन नहीं है। ठीक है। वहीं कुछ ऐसी रिएक्शन करे जो कि खुद ब खुद हो जाए, बस डालते ही खुद ब खुद होने लगे, हमें बाहर से कोई भी एनर्जी प्रोवाइड ना करे, उल्टा वो रिएक्शन हमें एनर्जी दे रही है, और उस एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ यूज़फुल काम करने के लिए। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाते हैं तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। दिखने में ये रिएक्शन 10th क्लास की बहुत ही नॉर्मल सी रिएक्शन लग रही होगी आपको, बट इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं पता है आपको? हम ये कर रहे हैं कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर। अगर इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाए तो उसमें हम एक बैटरी बना दे रहे हैं। ठीक है। अभी समझेंगे कैसे। तो बेसिकली यहाँ पे हो ही क्या रहा है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर। वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट खुद बना लेगा और कॉपर बन जाएगा। तो अगर मैं इसकी सेल बनाऊंगा तो वहाँ पे होगा क्या, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये यूज़फुल वर्क ही तो है। ये रिएक्शन को करने मैंने कोई एनर्जी नहीं दी, उल्टा इस रिएक्शन ने एनर्जी खुद से दी।
उल्टा इस रिएक्शन ने अपनी एनर्जी खुद से दी है, तो वो एनर्जी का यूज़ कर लिया मैंने कुछ यूज़फुल काम करने में, और इसे ही ऐसी ही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो गिब्स एनर्जी क्या है, एनर्जी टू डू यूज़फुल वर्क। जिसको नहीं आया एक बार रिपीट करके दोबारा से देखना। और ये जो जिंक वाला सेल है इसको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले ये समझ लो कि डेल्टा जी जो है ना, अगर इसका वैल्यू लेस देन ज़ीरो आता है, डेल्टा जी अगर का वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब जो है ये कैसी रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होगी मतलब। और यहाँ पे हमें एनर्जी मिलेगी जिससे हम यूज़फुल काम करेंगे। जबकि डेल्टा जी अगर ज़ीरो से बड़ा हो गया, इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और वहीं अगर डेल्टा जी का वैल्यू जो है ज़ीरो से ज़ीरो के बराबर आ गया, तो उसका मतलब रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम पहुंच गई है। इक्विलिब्रियम पहुंच गई है यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो चुका है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुका है। ठीक, और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी, तो हमको यही वाली कंडीशन को यूज़ करना है। इतनी बात समझ गए। जिन्होंने भी थर्मोडायनेमिक पढ़ी है उनको पता होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मालूम पड़ेगा कि डेल्टा जी अपना नेगेटिव है या डेल्टा जी अपना पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो बात की बात हो गई। फिलहाल जो रिलेशन हमको मिलता है डेल्टा जी और के का, वो कुछ ऐसा होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। अब देखो ये बहुत ही विचित्र सी इक्वेशन मैंने लिख दी है, इसमें बहुत सारी अननोन टर्म्स आ गई। डेल्टा जी पता है गिब्स एनर्जी, के पता है हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एल एन क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट क्या था वो देख लो। ठीक, और हाँ, जब ये आप टॉपिक कर रही हो तो इस टॉपिक को बुक के अंदर खोल के बैठो, क्योंकि मैं पढ़ा वहीं से रहा हूँ। डेल्टा जी नॉट भी गिब्स एनर्जी है, बट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कब, जब कंडीशन स्टैंडर्ड हो। मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, पता होगा आपको, जब टेम्परेचर क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या हो 1 बार या 1 एटीएम, वॉल्यूम क्या हो 1 लीटर। तो इस तरह की जब सुविधाएं मिल जाती हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो बोलते हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। और क्योंकि अगर हम डेल्टा जी फाइंड आउट कर रहे हैं इन्हीं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो उसे सिंपली क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो बेसिकली डेल्टा जी नॉट क्या है अपना, क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। इतनी बात आपको पल्ले पड़ी, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। बढ़िया। अब उसी रिएक्शन को ध्यान से देखो, डब्बा बना दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हमने ये देख लिया, अब डेल्टा जी नॉट भी कंप्लीट हो गया, के तो पता ही है। अब आर देखते हैं, टी देखते हैं, एल एन भी देख लेते हैं फटाक से। देखो, पी वी इक्वल टू एन आर टी नाम की इक्वेशन पढ़ी है हमने। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर। तो ये आर क्या होता है, आर क्या होता है, ये आर होता है गैस कांस्टेंट, कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। अब जो गैस कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यूज़ होती हैं कुछ। ठीक, अब ये जो गैस कांस्टेंट है इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कि आर की दो वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, बस हो गया। ठीक, अगर आपका प्रेशर पास्कल में है तो आर की वैल्यू होगी 8.314। अभी इसकी यूनिट देख लेंगे। और अगर आर का वैल्यू और अगर प्रेशर बार में है तो 0.0832 समथिंग इसकी वैल्यू जाती है। अब अगर बात करें इसकी क्या क्या बोलते हैं उसको, यूनिट की, यूनिट क्या होगी इसकी, किसी को याद है, सोचो सोचो, यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, देखो इसकी यूनिट यहाँ से निकलती, पी वी इक्वल टू एन आर टी, आप यहाँ से निकाल सकते हो। वैसे तो प्रेशर की अलग जाएगी, जैसे एटीएम, फिर लीटर, ठीक है, आर,
ठीक है। पर क्योंकि एक इसकी ऐसा यूनिट जो लेके चलते हैं ना, वो ये लेके चलते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। ये जूल कहाँ से आया ज़रा सोच लो एक बार, जूल कहाँ से आया होगा आपका, इसी को सॉल्व करके आया होगा। ठीक है, कहने का इतना इतना मतलब है गैस कांस्टेंट की दो वैल्यू है 8.314 और 0.0832। ठीक, यूनिट के लगेगी ये जूल पर मोल पर केल्विन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बच गया था अपना, एक चीज़ बच गई है, एलन क्या होता है। देखो एलन, एलन ना ये क्या होता है, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम। ठीक है, मतलब नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। इसी एलन को लॉग बेस ई बोल देते हैं। लॉग ना देखो, लॉग की टेबल्स होती हैं जहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो लॉग जो है ना, ये पावर्स को दिखाने का एक अलग सा तरीका है। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यूज़ हमको टेबल में फाइंड आउट करके आंसर लिखना होता है। फिलहाल ये देख लो, जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं लॉग की यहाँ पे, वो ये होगी कि फ़िलहाल दो ही तरह के लॉग हैं, एक लॉग बेस ई वाला और एक लॉग बेस 10 वाला। ठीक, हम जो टेबल देखते हैं वो लॉग बेस 10 वाली देखते हैं। ठीक है, इसका भी देख सकते हैं पर सिखाया इसी के लिए जाता है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो भी आपका लॉग बेस ई वाला पार्ट है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इक्वेशन को यहाँ लिख दें दोबारा से। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या है आपका, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो हम निकाल रहे हैं कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो ना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, ज़ीरो। तो इक्वेशन में पुट कर दो, डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो क्या बन जाएगी, ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट जो कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है प्लस आर टी एल एन के। मुझे के को यहाँ छोड़ना है, एल एन के यहाँ छोड़ना है, बाकी सब वहाँ भेज दो। तो ये जाएगा उधर, माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का डेल्टा नॉट जी इक्वल टू क्या बन गया, आर टी एल एन के। मैंने पहले ही बोल दिया कि एल एन के को नहीं छोड़ना, तो इसको यहाँ भेज दो। तो माइनस का डेल्टा नॉट जी अपॉन आर टी इक्वल टू एल एन के। एल एन के नहीं चाहिए, सिर्फ के चाहिए। तो एल एन क्या था, नेचुरल लॉगरिथम, यानी कि इसका लॉग बेस ई था। लॉग को देखो ना, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, ई डेल्टा नॉट जी अपन आर टी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, खासकर नेचुरल लॉग की। ठीक, एक्सपोनेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, इसे इस तरीके से लिखते हैं। तो बुक में भी आपका यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू ई की पावर माइनस का डेल्टा नॉट जी अपॉन आर और टी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो रिलेशन सिखाया है ये कंफर्म हो गया हो कैसे आया। ठीक, अब देख लेते हैं पीडीएफ में, खुल जा भैया। ये हमने जो रिलेशन किया वो ये, ठीक, क्या है, के इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। आर का वैल्यू पर चेक कर लें, यूनिट सही रख रहे हैं, कन्फ्यूजन हो गया था मुझे भी अभी। देखो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, समझ में आ गया ना। अभी एग्जाम्पल करेंगे, पहले ये देख लो कि हमने जो भी चीज़ें करी हैं, यहाँ पे कंडीशन दी थी डेल्टा जी अगर लेस देन ज़ीरो मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी अगर ज़ीरो से बड़ा मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और डेल्टा जी जीरो के बराबर यानी कि इक्विलिब्रियम पे हो गया। ये हमने एक्सप्रेशन बनाया उठाया था, उसको प्रूफ नहीं किया, ये एज इट उठा रखा है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और के बीच का क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। अब करना देखो आगे, यहीं पे उसे कर लेते हैं।
अब ना देखो इक्वेशन के अंदर ना दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ये जो इक्वेशन बनाई है इसके अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं। पहली क्या कि डेल्टा जी मेरा जीरो से छोटा आ जाए, और दूसरी क्या डेल्टा जी मेरा जीरो से बड़ा आ जाए। अब इस कंडीशन में के का वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमको देखना है। तो देख लो के इक्वल टू क्या है मेरे पास, ई की पावर माइनस का डेल्टा नॉट जी, माइनस का डेल्टा नॉट जी डिवाइड बाय आर टी है ना। तो जो डेल्टा डेल्टा नॉट जी है इसका वैल्यू मान लो अगर जीरो से छोटा आ गया, सोचो डेल्टा नॉट जी अगर जीरो से छोटा आ गया मतलब डेल्टा नॉट जी क्या नेगेटिव है, तो इसकी जगह पर अगर आप नेगेटिव पुट करोगे यानी कि माइनस का वैल्यू पुट करोगे तो माइनस साइन तो बाहर से ऑलरेडी है, एक माइनस अंदर भी आ गया, माइनस माइनस कितना होता है आपके वहाँ प्लस होता होगा। तो कहने का मतलब ये है ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट प्लस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा कि ई की पावर ही प्लस का आ जाएगा, समझे बात को, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन ही वन से बड़ा आ जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा वन से बड़ा हो जाएगा। ठीक, के का वैल्यू क्या होगा वन से बड़ा हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में हम क्या समझ पाएंगे कि रिएक्शन कैसी थी, स्पॉन्टेनियस। कि अगर वन से बड़ा आ गया मतलब रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। ठीक हो गया, रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है यानी कि सीधा रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बिना किसी एनर्जी दिए हुए, खुद ब खुद बन जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा रिएक्टेंट को, और यही बात उसके उसके पहले पॉइंट में बुक के अंदर लिखी हुई है। सेकेंड पॉइंट भी हम देख ले रहे हैं। अगर डेल्टा नॉट जी ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, देखो के इक्वल टू, मैंने ठीक बनाया ना, हाँ, ई की पावर देखो क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो बाहर से साइन तो नेगेटिव है ही, तो माइनस का डेल्टा जी नॉट बाय आर टी हो जाएगा। कहने का मतलब के का वैल्यू लेस देन वन हो जाएगा क्योंकि ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया यानी कि वन से छोटा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी। और अगर ऐसा होगा डेल्टा जी अगर जीरो से बड़ा है और के आपका वन से छोटा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड बढ़ाना है तो हमें उसमें खुद से एनर्जी डालनी पड़ेगी। और यही बात आपकी इस पॉइंट में कहा गया, आपके इस पॉइंट में लिखी हुई है। एक बार रीड कर लो इसको, देखो क्या लिखा है, इफ़ डेल्टा नॉट जी यानी कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी लेस देन ज़ीरो, देन ये पूरे जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का तो ये ऑलरेडी है, माइनस का ये ऑलरेडी आ जाएगा, माइनस साइन बाहर से प्लस का हो जाएगा, मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा वन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि ये क्या शो कर देगा कि ये कैसी रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। उसके बाद देखो सीधा यहाँ पे आ जाओ, एक्सटेंड दैट द प्रोडक्ट क्या करेगा प्री डोमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डोमिनेट करेगा, बेसिकली प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। वहीं इसका उल्टा कर लो यानी कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव, अगर पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा के का वैल्यू क्या आएगा लेस देन वन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कैसी है आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए हमें देना पड़ेगा क्या, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि इसमें प्रोडक्ट हमारा बहुत कम बनेगा। सिंपल सी बात, छोटा ही टॉपिक था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल देखो यहाँ न्यूमेरिकल 3-4 लाइन में निपटा दिए पर असल में इसको सॉल्व करने जाओ तो काफ़ी तगड़े से हैं ये। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लॉग एंटी लॉग भी देखना पड़ेगा आपको हल्का हल्का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बारी है ये यूज़फुल वर्क। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने ये बताया था कि जिंक और कॉपर सल्फेट में ना इनका जो सेल बना हुआ है ना, इसी से हमें क्या मिलती है, एक एग्जांपल है गिव्स एनर्जी का, इससे हमें क्या मिलती है यूज़फुल एनर्जी मिलती है बेसिकली। और उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। खुद सोचो, हमने रिएक्शन करी और रिएक्शन से एनर्जी मिली, उस एनर्जी से हमने बिजली बना दी, बहुत आसान भाषा में रिएक्शन से हमने बिजली बना दी, तो हमने कुछ यूज़फुल वर्क ही तो किया है कि नहीं। तो इसीलिए इस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं,
फ्री एनर्जी या फिर एनर्जी टू डू यूज़फुल वर्क। अब जिंक और उसकी सेल बनती कैसे है, देखो आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो जिंक। देखो ऐसे बनती है, जिंक और कॉपर सेल करके कर सकते हो। होता क्या है ना, देखो दो तरह के बीकर होते हैं इसमें। यहाँ होता है आपका जिंक, यहाँ होता है आपका कॉपर रॉड होती है, और इनको डुबाया जाता है इन्हीं के सोल्यूशन में, यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से कनेक्ट करने के बाद देखो जिंक जो होता है ना, जिंक क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, और कॉपर क्या करता है, उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को हड़प के कॉपर खुद बन जाता है, यानी कि Cu+2 आयन जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन को हड़प के कॉपर बन जाता है। ध्यान दो क्या बोला मैंने बोला इस रिएक्शन में जिंक क्या करेगा, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये CuSO4 है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और इसमें कॉपर के आयन भी होंगे। तो कॉपर के आयन उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को हड़प के क्या कर लेंगे, कॉपर का मेटल बन जाएगा। अब सवाल ये है कि ये वहाँ जा कैसे रहा है, तो बीच में ना एक सॉल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है, एक सॉल्ट ब्रिज होता है, तो वहाँ से इसका ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ ज़्यादा होना, यहाँ कम होना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो किया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो किया इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो किया करंट। तो बेसिकली करंट का फ्लो करवा दिया हमने, एक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करके हमने करंट का फ्लो करवा दिया। इलेक्ट्रॉन फ्लो किए तो करंट भी आ गया, और करंट आ गया तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ये पूरी केमिकल एनर्जी किस में हो गई, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, इसका सही वाला डायग्राम आपको दिखाता हूँ, देखो कहाँ दिखाऊँ पर, इसका सही डायग्राम हमको मिला है, ये है, देखो यहाँ पे देखो, ये होगा क्या, ये क्या है आपका कॉपर है, और ये क्या है आपका जिंक है। ठीक, तो होगा क्या, यहाँ पे जिंक ने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके देखो जिंक आयन बन गए, जिंक आयन बन गई। जिंक आयन सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ चले गए। सॉरी, जिंक आयन इलेक्ट्रॉन क्या किए, यहाँ से यहाँ से यहाँ फ्लो कर गए, और इसने वो हड़प के क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है इस पूरी प्रोसेस में, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो गया, और करंट का भी फ्लो होना चालू हो गया, जिसकी वजह से ऐसा कह सकते हैं ना कि केमिकल एनर्जी से हमने क्या बना दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी। देखो वही रिएक्शन यहाँ पर भी अच्छे से लिखी हुई है। ये पूरी प्रोसेस आपको पढ़ने को मिलेगी क्लास 12th में, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसके अंदर आपको ये पूरी प्रोसेस पढ़ने को मिलेगी। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही है। ठीक।